हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द डोनर्स। मैं हूं समीर और एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं आरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2 के साथ। प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में हम लोग आरबी एनटीपीसी के आने वाले एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर डिस्कस किए थे जो पार्ट 1 में था। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। आज हम लोग उसी टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही खास होगा क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको आरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मिलने वाला है। तो आज का वीडियो जरूर देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को देखो और सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएगा। तो हर एक क्वेश्चन को सही से समझने की कोशिश करो और उसी टाइप के क्वेश्चन को भी आप घर में प्रैक्टिस करो। ओके, डोनर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, द डोनर्स आरबी एनटीपीसी का एक बैच जो चला रहा है, उस बैच में हम लोग चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप उस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 इफ द एचसीएफ इज 5, फाइंड द एलसीएम। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या पूछा है? दो नंबर का रेशियो क्या है? 2:3 है। दो नंबर का रेशियो 2:3 है, तो आप बोल सकते हो एक नंबर अगर 2x है तो दूसरा क्या होगा? 3x होगा। हम लोग ऐसे मान सकते हैं। अब बताओ, अगर एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है, तो इस दोनों का अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछता हूँ तो 2x और 3x का एचसीएफ क्या बोलोगे? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? तो इस दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? x दिख रहा है। तो आप बोलोगे एचसीएफ क्या होगा? x होगा। अब इसी एचसीएफ यानी x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। क्या दिया है? 5। तो आप बोलोगे x का वैल्यू कितना है? 5। सही। और निकालना क्या है? हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। अब देखिए, एलसीएम हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले दो नंबर निकाल सकते हैं कि मेरा दो नंबर क्या होगा, एक 2x और दूसरा था 3x। तो 2x मतलब 2 इंटू 5 10 और 3x मतलब 3 इंटू 5 15। तो दो नंबर हो गया, एक 10 दूसरा 15। अब हम इसका एलसीएम बना सकते हैं, ये कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? आप सीधे सीधे 2x एंड 3x का एलसीएम बना लो। 2x एंड 3x का एलसीएम क्या होगा? 6x। यही तो होगा ना? तो 6x का ही तो वैल्यू पूछा था, तो 6 इंटू 5 कर लो 30। हमें नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। तो आंसर क्या बोलोगे? 30। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है टाइम एंड वर्क के ऊपर। ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 6 days। ओके, तो ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड बी अलोन इन 8 days। तो बी कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर रुपीज 3200। तो ए और बी किसी एक काम को 3200 में करने के लिए वादा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। पर वो दोनों खुद नहीं करता है। क्या करता है? ए बी साथ में सी को भी हायर कर लेता है और तीनों मिलके काम को खत्म करते हैं 3 दिन में। ओके, अब बोल रहा है कि ये जो पैसा उसको मिल रहा है, पैसा तो सेम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उसमें से सी को कितना देगा? सी का हिस्सा कितना होगा? ये तो पूछा है। अच्छा, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम बना लेते हैं। ओके, तो 6 8 एंड 3 24। 24 टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? यानी हम लोग क्या बना रहे हैं? एफिशिएंसी बना रहे हैं। ए का 6 डेज का 24 वर्क था, तो एक दिन का कितना होगा? 4 वर्क। बी 8 दिन में 24 काम कर रहा था, 24 एक दिन में कितना करेगा? 3। और देखो, तीनों मिलके 3 दिन में 24 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना होगा? 8। तो ए का एफिशिएंसी मिल चुका है, बी का भी मिल चुका है। हमें सी का एफिशिएंसी चाहिए। सी का एफिशिएंसी कहाँ से आएगा? देखो, ए प्लस बी प्लस सी से, ए प्लस बी प्लस सी से अगर आप ए प्लस बी को माइनस कर दोगे तो सी आना चाहिए, है ना? अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 8। 8 से ए और बी को माइनस करो तो कितना आएगा? 1 वर्क पर डे। 1 वर्क पर डे। और ये किसका वैल्यू आया? सी का। किसका वैल्यू आया? सी का। ओके, यानी सी एक काम कर रहा है एक दिन में। अब एक चीज देखो कि हमें तीनों का एफिशिएंसी तो मिल चुका है। अब जब पैसा बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा? ये जो काम हुआ है, ये एबीसी तीनों मिलके सेम डेज काम किया है ना? तीनों मिलके काम किया मतलब सेम डेज काम किया। जब सेम डेज काम होता है
तब हम सीधे सीधे एफिशिएंसी के रेशियो से ही पैसे को बांट सकते हैं। ओके, एफिशिएंसी के रेशियो पैसे को बांटा जाएगा, इसका मतलब 4, बी का 3 और सी का 1, इसी रेशियो में पैसे को बांटा जाएगा। हमें चाहिए सी का हिस्सा, सी को कितना मिलेगा, 4 + 3 + 1 कितना हो रहा है 8, तो 1/8 इंटू 3200। ओके, समझ में आया? तो सी का हिस्सा कितना होगा 400 इन ऑप्शन बी। ओके, चल नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन मिला है हमें पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप, A, B and C enter into a partnership in the ratio 7/2, 4/3, 6/4. Okay. After 4 months, A increase his share 50%. 4 मंथ के बाद A क्या करता है, अपना शेयर इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज करता है, जो उसका था इनिशियल उसका 50% इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 21,600, तो एक साल के बाद हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल था 21,600, तो बी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट। तो ए, बी एंड सी। अब देखो, ए बस अपना शेयर इंक्रीज किया था, बी और सी कुछ नहीं किया है, तो बी एंड सी अगर कुछ नहीं किया है तो बी का कितना था 4/3 इंटू 12 होगा, सी का कितना होगा 6/5 इंटू 12। 12 क्यों, 12 मंथ, क्योंकि प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, कैपिटल के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए। कौन सा टाइम, जिस टाइम के बाद हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बी का कैपिटल 4/3 था इंटू 12, सी का 6/5 था इंटू 12। ओके, अब ए के लिए अगर देखें तो ए का इनिशियल कैपिटल 7/2 था, पर वो बस 4 मंथ के लिए था, है ना। उसके बाद चेंज हो गया है, चेंज होके क्या हुआ, 7/2 तो था, साथ साथ और 50% आ गया, तो 7/2 का आधा, 7/2 का आधा मतलब 7/4 हो जाएगा बाई 2। अब ए हो गया कैपिटल, और कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए। 8 क्यों, क्योंकि हम लोग एक साल के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 मंथ इधर हो गया, बाकी 8 मंथ। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 जा 4 यानी 2 7 जा 14 आएगा। इधर क्या होगा बताओ, एक बार आप इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं अलग अलग कर लेता हूँ। 7/2 इंटू 8 मतलब 28, इधर कितना होगा 4 2 जा यानी 40। ओके, होगा एक। बी के लिए क्या आ रहा है देखते हैं, 3 4 जा 16। सी के लिए क्या आ रहा है, ये तो कुछ नहीं होगा 72/5, है ना। अच्छा, इसको ऐड कर देते, अच्छा ये माइनस हो गया क्लास। ओके, अच्छा तो ये कितना हो रहा है 14 14 28 28 56 16 72/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 280 हो जाएगा, ये 80 और ये हो जाएगा 72। तो इस रेशो में बांटा जाएगा पैसे। हमें किसका चाहिए, बी का, तो बी का हिस्सा देख लेते हैं। बी के लिए क्या होगा बताओ, 80 बाय, इसको ऐड करना होगा, तीनों का ऐड करेंगे। ओके, तीनों का ऐड करने से कितना आ रहा है देखते हैं, 2 4 3 इंटू 21,600, इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखते हैं ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये तो 50 टाइम्स है, तो 80 इंटू 50 कितना 4000, तो बी का हिस्सा कितना 4000, 4000 है ऑप्शन डी। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज weight of 8 persons increased by 2.5 kg when a new person come in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of new person? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप देख लो, मान लो कुछ पर्सन था, कुछ बॉयज था। ओके, किसी एक को रिप्लेस करके किसी एक के जगह पे एक न्यू बॉयज आया, किसी एक बॉय को रिप्लेस करके एक न्यू बॉय आया। ओके, अब देखो जो रिप्लेस वैल्यू है ना, ये जो रिप्लेस वैल्यू है, इससे अगर न्यू वैल्यू इक्वल हो जाता है, रिप्लेस के साथ अगर न्यू वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो एवरेज कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना, एवरेज कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिप्लेस वैल्यू से न्यू वैल्यू छोटा होता है तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिप्लेस वैल्यू से कम होगा, न्यू वैल्यू बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तब जाके एवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि जिसको आप रिप्लेस करके आ रहे हो,
अगर उससे आप ज़्यादा हो, उससे वैल्यू आपका ज़्यादा है, तब एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर इक्वल है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8% था और एवरेज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितना करके 2.5 kg करके। इसको रिप्लेस करके आया था 65 को। इसका मतलब जो न्यू का वैल्यू है वो क्या है, 65 से भी कुछ ज़्यादा है, तभी तो इंक्रीज हुआ है ना। तो ये ज़्यादा कितना है, ज़्यादा उतना ही है जितना इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, हर एक में 2.5 करके इंक्रीज हुआ है, हर एक में 2.5, यानी हर एक में 2.5 करके ऐड हुआ है। तो टोटल कितना ऐड हुआ है, इंटू 8% था, तो 65 प्लस 2.5 इंटू 8 करो कितना होगा, 20, तो टोटल कितना होगा 85, यानी न्यू का जो वैल्यू है वो कितना है 85। ओके, चलो नेक्स्ट। A number when divided by 296 leaves 75 as remainder। कोई एक नंबर था जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 296 से, रिमाइंडर कितना है 75। हमें क्वोशिएंट नहीं पता। अब उसी नंबर को अगर 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, ये पूछा है। हमें पता है कि नंबर अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही तो आता है नंबर, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके, है ना। अब इसी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 37 से। इसको 37 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर खोजना है। अब ये तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि कैसे बनाते हैं। पहले हमें इसको देखना पड़ता है, 296 इंटू क्वोशिएंट बाई 37। अब देखो जब आप इसको देख रहे हो, इसका रिमाइंडर खोज रहे हो, तो 296 क्या 37 से डिवाइड होगा, होगा, है ना। 37 इंटू 8 करो, हो जाएगा। यानी 296 अगर 37 से डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 296 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा वैल्यू 296 इंटू क्यू 37 से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। यानी पूरा वैल्यू क्या है, 37 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 होगा। पर प्लस 75 ये वाला पार्ट तो बचा है, अब हमें इसको चेक करना होगा। 75 बाई 37, 2 जा 74 होता है, कितना बचा 1, आपका जो आखिर रिमाइंडर आया वो कितना आया 1, यानी ये वाला पार्ट टोटल डिविजिबल हो गया, बाकी बचा 75, बस इससे आंसर आ गया। 75 बाई 37 करोगे तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो आपका आंसर होगा 1। 1 कहाँ पे है, A1 B2 C8 D11, आंसर होगा A। ओके, चलो। अच्छा, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन रखा है ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। अब एक चीज समझो कि जो नंबर था मेरा, वो नंबर कैसे आएगा, 357 इंटू क्वोशिएंट, क्योंकि 357 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू क्वोशिएंट जो पता नहीं है हमें, रिमाइंडर कितना मिला था 39। अब इसी नंबर को 17 से डिवाइड करना है, इसी नंबर को 17 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, सेम क्वेश्चन। अब एक चीज आपको समझना होगा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, वो 17 से डिवाइड होना ही होगा, तभी जाके आप आंसर कर पाओगे इसका। क्योंकि देखो अगर ए वाला पार्ट आपका डिवाइड नहीं होता है तो आप नहीं बोल सकते कि इस फर्स्ट पार्ट से मुझे रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि आपके पास तो क्वोशिएंट है ही नहीं, है ना। इसका मतलब 357 17 से डिवाइड होना ही होगा। अगर आप चेक भी करोगे तो देखना, देखो ये डिवाइड हो जा रहा है ना, 21 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0। पर अगर आपको पता है कि ये वाला पार्ट आपको डिवाइड करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है, तो आपको इसको चेक भी नहीं करना है। आप सीधे सीधे क्या करोगे, 39/17 कर दो, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। ओके, यानी इसमें मेरा कुछ भी लिखा गया हो, इसमें कुछ भी लिखा गया हो, आपको इसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट आंसर तभी मिलेगा जब ये वाला पार्ट आपका डिवाइड हो जाएगा 17 से, यानी आपको ऐसा ही नंबर दिया जाएगा। ओके, तो 39/17 कर दो, सीधे सीधे 39/17 कर दो। ओके, अब 39/17 मतलब 17 2 जा 34, कितना बचा 5, तो रिमाइंडर होगा 5। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करना जरूर। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1, the sum is। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला बोलता हूँ, जिससे आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, बिना फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर एक क्वेश्चन आप फॉर्मूला से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कितने साल का है, 2 साल का। यानी ये जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 2 साल का। यानी 2 ईयर का सी आई माइनस 2 ईयर का एस आई। ओके,
तो डिफरेंस कितने का है जो आपको दिया गया, कितना 1। प्रिंसिपल निकालना है, आर आर कितना 4%, यही तो चाहिए था। अब देखो 4/100 मतलब 1/25, 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 625, 625 इंटू 1 यानी 625 ही रहेगा। तो प्रिंसिपल हो गया 625। समझ में कितना ईजी है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या होगा, बस चेंज हो जाएगा। कहाँ पे चेंज होगा, इसके साथ और एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 300 प्लस r/100। डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू r/100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100 हो जाएगा। कब, जब 3 साल की बात करेंगे। ओके, सेम डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू r/100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100। ओके, मैं लिख देता हूँ r/100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100। ओके, ये भी आपका डिफरेंस हो। बड़े फॉर्मूला कितने साल का, 3 साल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और एक कंपाउंड इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, what is the difference between the compound interest on rupees 5000 for 1 year at 4% per annum compounded yearly and half yearly। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन 1 ईयर नहीं, ये 1.5 ईयर्स। ओके, ये 1 ईयर नहीं, 1.5 ईयर्स। अच्छा, तो 1.5 ईयर्स के ऊपर हम लोग करते हैं। प्रिंसिपल मान लेते हैं 5000 जो दिया गया है आपको। हमें क्या करना है, एक बार ईयरली कैलकुलेट करना है, एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। जो भी सीआई आएगा उसका डिफरेंस पूछा है। तो जब ईयरली कैलकुलेट होगा, कितने साल का, 1.5 ईयर्स का, 4% करके। तो देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, इसका 4% मिलेगा। इसका 4% मतलब इधर कितना, 200। ओके, होगा। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें 6 मंथ का बस चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अगर हम मैं 2 साल का निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, 200 प्लस इसका 4% यानी 8। सही, तो कितना हो रहा है, 208 हो रहा है। पर क्या ये 208 मुझे मिलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था 1.5 ईयर्स का। तो 1 ईयर में 200 तो मिलेगा, पर नेक्स्ट 208 तभी मिलता अगर मैं और एक साल रखता और एक ईयर पूरा रखता, यानी 12 मंथ रखता। पर मुझे पैसा बस 6 मंथ का मिलेगा। 6 मंथ में क्या मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, 104 मिलेगा। ने आपको टोटल कितना मिलेगा, 200 फर्स्ट ईयर और फिर 6 मंथ का 104, टोटल कितना हो गया 304। तो आपको मिल रहा है 304। कब, जब एनुअली कैलकुलेट कर। अब हम लोग हाफ ईयरली करते हैं। तो हाफ ईयरली जब कैलकुलेट करोगे, रेट क्या हो जाएगा, 4% की जगह 2% हो जाएगा, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद दिया जाएगा। और 1.5 ईयर्स में अगर हम लोग 6 मंथ के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल कितनी बार दिया जाएगा, 3 टाइम्स हमें मिलेगा, 3 टाइम्स हमें मिलेगा। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम्स, ये फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट टाइम्स यानी फर्स्ट 6 मंथ के बाद। फर्स्ट 6 मंथ के बाद कितना मिलेगा, 5000 का 2% हो जाएगा, क्योंकि 4% था एनुअली। तो 6 मंथ के बाद क्या होगा, 2% आधा। अब इसका 2% करोगे तो कितना होगा, 100। सेकेंड सेकेंड मतलब सेकेंड 6 मंथ के बाद कितना होगा, 100 प्लस इसका भी एक 2%, है ना, यानी 2। थर्ड 6 मंथ के बाद 3 बार मिलेगा ना, तो 100 प्लस 100 तो मिलेगा, प्लस 2 + 2, ये आपको पता होगा, इस 100 का एक 2 मिलेगा, इस 100 का भी एक 2 मिलेगा, प्लस इस 2 का भी 2%, 0.04। ओके, अब टोटल कितना मिला, टोटल कितना मिला, 300, 2226, तो 306.04 ये मिल रहा है। हमें इस दोनों का डिफरेंस चाहिए था, इस दोनों का डिफरेंस चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो 306.04, 304 डिफरेंस कितने का, 2.04, 2.04, 2.04। ओके, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक एक पार्ट सही से देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two students appeared at an exam. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. Okay, the marks obtained by them. Okay, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है,
ये हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा मिला, यही तो। अगर सेकंड पर्सन एक्स है तो फर्स्ट पर्सन एक्स प्लस 9। अब क्या बोला है, एंड हिज मार्क्स, मतलब मार्क्स मतलब किसका, फर्स्ट पर्सन का। यानी फर्स्ट पर्सन का जो मार्क्स है वो इस दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है, देखो सम ऑफ मार्क्स, यानी 2x प्लस 9 का कितना परसेंट है, 56% है। यही बोला गया था। सॉल्व करते हैं, 4 से काट दो, 25 यानी 25x प्लस 225, 28x प्लस 126। ओके, तो 25 28 3x इक्वल टू 225 माइनस 126, 225 माइनस 126 मतलब 99, तो x इक्वल टू 33, x 33। तो सेकंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, 33 होगा। एक अगर 33 है, दूसरा क्या होगा, x प्लस 9, यानी 33 प्लस 9 42, तो 42 एंड 33 दो नंबर, 42 33 42 33, ऑप्शन सी। ओके, तो ये देखो हमने x लेके सॉल्व किया। आप चाहो तो इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑप्शन को लेके। ऑप्शन को लेके देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, कोई भी एक डेटा लेके अगर आप देखते हो कि 39, अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ, अब हर एक नंबर तो 9 से तो ज्यादा ही है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है उससे मैं आंसर नहीं बोल सकता, बट सेकंड कंडीशन से बोल सकते हो। कैसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 39 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 39 प्लस 30 यानी 69 का 56% होना चाहिए। क्या है, होगा नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं है। ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, चलो 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The age of father 10 years ago was twice the age of his son. 10 years hence, father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, एजेस के ऊपर बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन जरूर किए होंगे। कैसे लिखते हैं, द एज ऑफ फादर 10 ईयर्स एगो वाज, यानी फादर का एज 10 साल पीछे, और सन का एज 10 साल पीछे। अगर हम लोग रेशियो बनाए तो क्या होगा, 3:1 होगा। 10 ईयर्स सेंस, कब से, प्रेजेंट से। हमेशा याद रखना, जब आपको बोला जाता है 10 ईयर्स बिफोर, मतलब वो प्रेजेंट से 10 साल पीछे। 10 ईयर्स सेंस मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद। दोनों का रेशियो क्या होगा, फादर क्या है, ट्वाइस होगा सन, यानी 2:1 होगा। ईयर गैप कितना दिख रहा है, 20, -10 से +10 जाना है, -10 से +10 जाना है। इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, -10 से +10 जाना है, तो टोटल ईयर गैप कितना होगा, 20 का। 20 को लिख लो बीच में। अब हमें दो स्टेप फॉलो करना होता है, आपको पता होगा दो स्टेप फॉलो करके हम लोग बनाते हैं इसको। 3 and 1 डिफरेंस कितना है, 2। 2 and 1 डिफरेंस कितना है, 1। 3 and 1 डिफरेंस कितना है, 2। 2 and 1 डिफरेंस कितना है, 1। क्या ये सेम है, नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, इस नीचे वाले वैल्यू से ऊपर को, और ऊपर वाले वैल्यू से नीचे को। 1 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 and 1, तो 1 into 3 3, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 2 into 1 2, बीच में 20 ईयर्स का गैप था, 20 लिख देते हैं। अब हमें निकालना क्या था, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज f0 के साथ s0 चाहिए। अब देखो इसमें मुझे ना तो f0 दिख रहा है, ना तो s0 दिख रहा है, तो क्या करना होगा, या तो 10 साल पीछे निकाल के फिर +10 करो, या फिर +10 निकाल के 10 साल बाद का निकाल के -10 करो, कोई एक करना होगा। हम लोग पीछे वाला पहले निकाल, पीछे वाला कैसे निकालेंगे, 3 से 4 कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 रेशियो। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो 1 से 2 1 रेशियो, दोनों ही सेम है, सेम होना ही होगा और होगा भी हमेशा। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 20। क्यों, क्योंकि रेशियो इंक्रीज 1 है और एज इंक्रीज कितना है, 20। तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू कितना बोलोगे, 60। तो फादर 10 साल पहले कितना था, 60 का, 1 का 20, 3 का 60। हमने इसको फादर -10 क्यों माना, क्योंकि हमने ऊपर से निकाले, ऊपर के रेशियो से निकाले, ऊपर के रेशियो मतलब ए वाला वैल्यू। तो फादर प्रेजेंट में कितना होगा, 10 ऐड कर दो, 70। 1 रेशियो का वैल्यू जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, सन 10 साल पीछे, तो सन 10 साल पीछे कितना है, 20। सन प्रेजेंट में कितना है, सन प्रेजेंट में कितना है, 30। हमें इसी दोनों का ही तो रेशियो चाहिए था, तो रेशियो क्या होगा, 7:3, 7:3 है कि नहीं है? बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब एक अलजेब्रा क्वेश्चन है, याद रखना एनटीपीएस में आपको अलजेब्रा, ट्रीगो, इन सब का भी छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा। सीजीएल जैसा टफ क्वेश्चन नहीं होगा, पर
इजी क्वेश्चन होगा और एक दो करके आपको मिलेगा हर एक सेक्शन से। क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये निकालना है। अब देखो एक चीज आप याद रखना कि जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कोई वैल्यू दिया जाता है तो उसमें से आप क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो, इसको चेंज करके क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हो, एक्स फोर प्लस 1/x स्क्वायर 4 निकाल सकते हो। ओके, यानी हम लोग कुछ इस टाइप का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स टू पावर n प्लस 1/x टू पावर n, इस टाइप का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इन सब वैल्यू को निकाल के हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, पर उसके लिए तो जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो तो इस फॉर्म में आना चाहिए ना, पर वो फॉर्म तो हमें इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें क्यूब है, इधर क्यूब नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा। कौन से फॉर्म में, एक्स टू पावर n प्लस 1/x टू पावर n, इस फॉर्म में लाना होगा ताकि हम वैल्यू को पुट कर पाए। तो देखो इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आएगा ना, सही से देख लो, एक्स क्यूब प्लस ये x x कैंसिल होगा 1/x होगा, कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नीचे से भी अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, x माइनस 1 प्लस 1/x होगा ना। अब ax तो कैंसिल हो गया, चलो अच्छा है क्योंकि x का वैल्यू मुझे नहीं पता था, कैंसिल हो गया, चला गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और नीचे क्या है, x प्लस 1/x माइनस 1। अच्छा x प्लस 1/x ये दोनों मिलाकर ये तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 बचा है, बीच वाला पार्ट बचा है। अब ऊपर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 है, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, स्क्वायर करके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होगा इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 माइनस 2 7। चलो पुट कर दो 7, तो आंसर कितना होगा, 7/3 माइनस 1, 7/2। ओके, नेक्स्ट चलो और एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a माइनस b। ओके, क्या निकालना है, a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a माइनस b। चलो इसको करते हैं, ए बी तो ऊपर क्या आएगा, b माइनस से, ये आ गया। अच्छा अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, अब देखो a माइनस बी, इधर a माइनस बी है तो माइनस ऑफ, आप ऐसे कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इस माइनस को इधर चेंज कर दूं तो ये माइनस ए भी हो जाएगा, है ना। आप इधर माइनस लिखो, इसको प्लस करो या फिर इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो, बात सेम ही है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस 2ab प्लस ab मतलब माइनस ab बचेगा प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, इसको जब फॉर्मूला में पुट करोगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, आएगा ना, यही तो होता है फॉर्मूला। अब ये वाला पार्ट क्या आया मेरा, 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर होगा 0। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ sin x प्लस वाई इक्वल टू cos x माइनस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर। बस आपको जानना होगा कि sin थीटा या फिर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ऑपोजिट से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, ये पता होगा। बस इसी चीज को हमें इसमें यूज करना है। sin x प्लस वाई इक्वल टू, ये जो cos x माइनस वाई था ना, इसको लिख दो sin 90 माइनस थीटा, ये वाला पार्ट क्या है आपका, थीटा है। तो इसको जब 90 माइनस थीटा करोगे तो x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, सही।
90 माइनस ऑफ थीटा, इसका मतलब 90 माइनस एक्स प्लस वाई चेंज हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या है, साइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई वाई कैंसिल, x एक तरफ लेके आओ, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45, तो x का वैल्यू कितना है 45, हमें किसका वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर 45 का, cos 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर, यानी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 7 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर। तो एक व्हील का डायमीटर दिया गया है और क्या बोल रहा है कितना रेवोल्यूशन लेगा, कितना डिस्टेंस जाने में 22 किलोमीटर जाने में, तो 22 किलोमीटर जाने में कितना रेवोल्यूशन लेगा, तो वन रेवोल्यूशन से कितना डिस्टेंस जाता है। जब भी कोई एक व्हील एक रेवोल्यूशन लेता है, एक रेवोल्यूशन लेता है मतलब पूरा एक राउंड, ओके, तो एक राउंड लेने से कितना जाता है, उसका सरकमफ्रेंस जितना होता है, सर्कुलर व्हील है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना होगा उतना जाएगा। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे बनाएंगे, 2 पाई आर करके, 2 पाई आर कर, आर कितना है, ये क्या है डायमीटर, रेडियस बना लो बाई 2 करके, इतना जाएगा, है ना, इतना मीटर जाएगा, मीटर है ना, इतना मीटर जाएगा। देखते हैं 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 22 मीटर जा रहा है एक रेवोल्यूशन से, तो 22 मीटर जा रहा है एक रेवोल्यूशन से, वन रेवोल्यूशन, तो 22 किलोमीटर कितना रेवोल्यूशन से जाएगा, 22 मीटर जा रहा है 22 किलोमीटर, तो क्या होगा 22 किलोमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करना होगा बाय 22, सही, एक मीटर के लिए 1/22, इसके लिए मल्टीप्लाई जैसे करते हैं न्यूटन मेथड में, तो कैंसिल कितना रहे 1000, तो 1000 रेवोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट, if the ratio of area of two similar triangle is 4:9, then the ratio of the corresponding side, तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछा है। आपको पता होगा दो ट्रायंगल मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर दो ट्रायंगल हम लोग ऐसे देख रहे हैं ए बी सी और डी ई एफ, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बोल रहे हैं, ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी और ई एफ, अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर। यानी क्या मिला, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल होता है। हमें इस प्रॉपर्टीज को जानना होगा तभी हम इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया है, क्या दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो ऑफ एरिया दे दिया है, रेशियो ऑफ एरिया दे दिया है, हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए। तो साइड का रेशियो देखो तीनों सभी तो सेम ही होगा, बस क्या हो जाएगा कि एरिया का जो रेशियो है, तो अगर हम लोग ए बी बाई डी निकाल रहे हैं, मान लो ए बी बाई डी निकाल रहे हैं, तो ए बी बाई डी क्या बोलोगे, एरिया रूट ऑफ 4/9, है ना, ए बाई डी क्या होगा, अगर हमें एरिया का रेशियो है 4/9 तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 2/3, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। ओके, समझ में आया होगा, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। बैच के बारे में या फिर डोनर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके।